नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज की। किसकी फ्रेंड्स? आज़ाद हिंद फौज की। तो उसके अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई, किसने की और कितने नाम बदले गए इसके, सर्वप्रथम कहाँ स्थापना हुई, इन सब पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा और चलिए समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। उसके पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए फ्रेंड्स। जो आज़ाद हिंद फौज था उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार रास बिहारी बोस द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप याद रखेंगे। मूल रूप से अगर बात करूं तो उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसमें बहुत भारी मात्रा में स्त्री और पुरुषों को प्रशिक्षण करने का कार्य शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए बात है 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है। ठीक है, अब 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज, जिसे अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बताया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिता का नाम जो था फ्रेंड्स जानकी नाथ बोस था। ठीक है, आगे देखिए, उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स 23 जनवरी को जो है हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की थी। हालांकि बाद में बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो फ्रेंड्स जो आपके विवेकानंद है वो थे। ठीक है, देखिए, जबकि चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे। तो फ्रेंड्स आध्यात्मिक और राजनीतिक का अंतर आपको समझना है। उसके बाद वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला और बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज शुरू कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे गौर करेंगे। देखिए, उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर का विरोध किया, क्योंकि वो गांधी जी के इस समझौते और इस आंदोलन के निलंबन से प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे आगे। वर्ष 1939 में पुनः त्रिपुरी में उन्होंने गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव जीता। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स, गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस की ना कभी बनी थी उस समय। ठीक है, और कांग्रेस छोड़ दी। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो उनकी जगह फिर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से ही स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के परिणाम को भारत की स्वतंत्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवसर माना था। ठीक है, देखिए वर्ष 1940 की बात करें तो 1940 में बोस जी को नजरबंद कर लिया गया था, लेकिन 28 मार्च 1941 को वे बर्लिन भागने में सफल हो गए। ठीक है, वहां के भारतीय समुदाय ने उन्हें नेताजी के रूप में सराहा
और उनका स्वागत जय हिंद के नारे के साथ किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वर्ष 1942 की अगर बात करें तो उसमें गौर कीजिए। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया और भारत की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल आर्मी INA के गठन का निर्णय लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात करें तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। ठीक है, उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर INA की बात करें तो INA का गठन पहली बार कैप्टन मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा किया गया था और इसमें मलय, जो वर्तमान में मलेशिया के नाम से जाना जाता है, अभियान तथा सिंगापुर में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक भी इसमें शामिल थे। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करेंगे। बात है नवंबर 1945 में INA के लोगों पर मुकदमा चलाने के ब्रिटिश कदम के कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चालू हो गया। उसके बाद क्या होता, आगे सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया, कौन सा, दिल्ली चलो। ठीक है, उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता का वादा करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, बात है मई 1942 में बर्मा जापानी सेना के कब्जे में था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर था है, अंग्रेजों को डर था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की सहायता से जापानी पूर्व से भारत पर आक्रमण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज आंदोलन एक छोटी अवधि के भीतर समाप्त हो गया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में इसका योगदान अविस्मरणीय। कहने का मतलब है जितना मैं इसका वर्णन करूं उतना कम है। तो फ्रेंड्स, ये था आज़ाद हिंद फौज का पूरा चरित्र चित्रण, जिससे आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फ्रेंड्स दूसरों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।